कैपिटल बजटिंग। आज का टॉपिक हमारा है कैपिटल बजटिंग, जिसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन भी बोलते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन मतलब हमें कहीं पर कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना है, एक्सपेंडिचर करना है, तो हम इन्वेस्टमेंट के बारे में डिसीजन लेते हैं कि हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आप सिंपल लैंग्वेज में समझिए, आपको कहीं किसी प्रोजेक्ट में 1 लाख रुपीज इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप इन्वेस्टमेंट करते वक्त क्या सोचोगे कि हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यह हम डिसीजन किस बेस पे लेंगे। हम सबसे पहले ये देखेंगे कि भैया इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है, फिर हम देखेंगे कि इस इन्वेस्टमेंट से हमें प्रॉफिट कितना हो रहा है। अगर हमें प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, और अगर हमारी कॉस्ट जो लग रही है वही अगर रिकवर नहीं हो पा रही, लॉस हो रहा है या प्रॉफिट कम हो रहा है, तो हम उस एक्सपेंडिचर डिसीजन को रिजेक्ट कर देंगे कि भाई हमें नहीं करना है इन्वेस्टमेंट। नॉर्मल यही तो होता है। आप कहीं पर भी कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यही चेक करते हैं कि इन्वेस्टमेंट कितना लग रहा है, उस पर हमें प्रॉफिट कितना होगा। अगर प्रॉफिट ज़्यादा होता है तो हम इन्वेस्टमेंट को एक्सेप्ट कर लेते हैं, और अगर इन्वेस्टमेंट पे हमें लॉस या कम प्रॉफिट होता है, जो हमारी एक्सपेक्टेशन होती है उससे अगर कम प्रॉफिट होने वाला होता है, तो हम रिजेक्ट कर देते हैं। तो यही सब तय करना कि हमें डिसीजन क्या लेना है, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं, ये हम कैपिटल बजटिंग में देखते हैं। एक छोटा सा डेफिनेशन इसके अंदर देख लीजिए। कैपिटल बजटिंग रेफर्स टू द टोटल प्रोसेस of generating, evaluating, selecting and following up capital expenditure alternatives। capital expenditure alternatives मतलब हमारे पास अलग अलग अल्टरनेटिव्स होते हैं कि भाई हम यहाँ पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो उन अल्टरनेटिव्स में से बेस्ट अल्टरनेटिव को सेलेक्ट करना, और ये जनरेट मतलब अल्टरनेटिव जनरेट करना कि कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फिर इवेल्युएट, उनको चेक करना, इवेल्युएट करना कि किससे हमें ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, और फिर उनमें से बेस्ट अल्टरनेटिव को सेलेक्ट करना, तो सेलेक्टिंग, और फॉलोइंग अप, उसके बाद में भी फॉलो अप करते रहते हैं कि अपने को जो एक्सपेक्टेशन हुआ उसके अकॉर्डिंग चीज़ें हुई या नहीं। ये सब हमारा कैपिटल बजटिंग में होता है। तो ये तो इसका डेफिनेशन का पार्ट हो गया। अब अभी मैंने आपको बताया था हमें यहाँ कैश फ्लोज डिस्कस करने होंगे। कैश फ्लो दो तरह के होते हैं, एक तो आउटफ्लो और एक इनफ्लो। आउटफ्लो वही हमारा कितना पैसा इन्वेस्टमेंट होगा, वो तो आउटफ्लो हो गया, उससे हमें कितना प्रॉफिट होगा, वो कैश इनफ्लो हो गया। तो हमें यहाँ कैश फ्लोज को डिस्कस करना होगा सबसे पहले। तो मैंने यहाँ लिखा है, देखिए ये टाइप्स ऑफ कैश फ्लो। एक होता है इनिशियल इन्वेस्टमेंट, नाम से पता चल रहा है इनिशियली मतलब शुरुआत में कितना इन्वेस्टमेंट लग रहा है, ठीक है, या उसे हम कैश आउटफ्लो भी बोलते हैं कि कितना आपका कैश आउटफ्लो हो रहा है शुरुआत में। एक नेट एनुअल कैश इनफ्लो, एनुअल मतलब हर साल कितना कैश इनफ्लो होगा, प्रॉफिट। अब ये टर्म सबसे इंपॉर्टेंट है, कैश इनफ्लो टर्म सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, और इसका मतलब होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन। अभी आप यही समझ लीजिए कैसे निकलता है, वो अभी अपन डिटेल में देखेंगे। तो ध्यान रखना, कैपिटल बजटिंग में अगर कोई आपको पूछे भाई एनुअल कैश इनफ्लो का क्या मीनिंग है, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन है, ठीक है। चलिए, अब एक है लास्ट टर्मिनल कैश इनफ्लो। टर्मिनल या ना अंत में, जब मशीन की लाइफ, जैसे ये कोई प्रोजेक्ट अपन ने मशीन परचेज की है, कोई एसेट्स है, उसकी लाइफ 8 ईयर है, तो आफ्टर 8 ईयर आप जब उस प्रोजेक्ट को या उस मशीन को सेल आउट करोगे, कुछ पैसा तो मिलता है, स्क्रैप वैल्यू का, सॉल्वेज वैल्यू बोलते हैं अपन। तो वो जो लास्ट में आपका कैश इनफ्लो हर साल जो प्रॉफिट होगा 8 साल तक, वो तो आता है एनुअल कैश इनफ्लो में। लेकिन एट द एंड ऑफ 8th ईयर, 8 साल के एंड में आपको जो एडिशनल कैश इनफ्लो होगा लास्ट में मशीन को बेचने से या प्रोजेक्ट से, जहां से भी अपने को मिल रहा है लास्ट में, वो होता है टर्मिनल कैश इनफ्लो, जिसमें नॉर्मली स्क्रैप वैल्यू या सॉल्वेज वैल्यू आती है। वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले ये जो 3 आपको जो टर्म्स गिवन है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, एनुअल कैश इनफ्लो, टर्मिनल कैश इनफ्लो, ये क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद फिर हम डिसीजन लेंगे
कि भाई हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं, उसकी टेक्निक्स अलग अलग हैं। हर एक कंपनी, हर एक फर्म का जो क्राइटेरिया होता है डिसीजन का वो अलग अलग होता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ट्रेडिशनल मेथड भी हैं, डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स भी हैं, पे बैक पीरियड, पोस्ट पे बैक, ARR, नेट प्रेजेंट प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, IRR, अलग अलग टेक्निक्स हैं, वो बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये 3 टर्म्स आपकी क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, इन 3 टर्म्स में सबसे पहली टर्म्स देखो क्या थी, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, इसको डिस्कस कर रहा हूं। सिंपल कॉमन सेंस लगाइए, आपको कोई मशीन परचेज करनी है तो क्या होगा, सबसे पहले तो मशीन की परचेज प्राइस कितने में, सपोज मान लो 1 लाख में मशीन आएगी, तो ये देखो परचेज प्राइस ऑफ द एसेट्स 1 लाख हो जाएगा। फिर उसमें कोई ड्यूटी, टैक्स, इंश्योरेंस, फ्राइट, उसको लाने ले जाने का खर्चा, इंस्टॉलेशन का कॉस्ट, सभी उसमें ऐड हो जाएगा। तो सपोज इन सब में भी आपके 20,000 लग गया, टैक्स वगैरह इंस्टॉलेशन का सब। 1 लाख परचेज का लग गया, 20,000 इंस्टॉलेशन का अदर खर्चे लग गए, तो टोटल कितना लगा, 120। ये तो लग चुका आपका। फिर एक होता है इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड। वर्किंग कैपिटल क्या होता है, ये एक अलग से अपने चैप्टर भी आपने डिस्कस किया है। तो वर्किंग कैपिटल जो डे टू डे वर्किंग के लिए हमें कैपिटल रिक्वायर्ड होता है। कुछ कैपिटल तो फिक्स है, जैसे 120 तो लग गया अपना, 1,20,000 तो लग गया। लेकिन डे टू डे वर्क करने के लिए आप कोई भी नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करोगे तो डे टू डे वर्किंग के लिए भी तो पैसा चाहिए। वो रोटेट होता रहता है, आता रहता है, फिर लगता रहता है, लेकिन वर्किंग कैपिटल भी रिक्वायर्ड होता है। तो अगर क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल गिवन है, या तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड गिवन होगा या एडिशनल वर्किंग कैपिटल गिवन होगा, वो हम यहां लिखेंगे। ये टोटल करने के, सपोज इसमें भी 20,000 चाहिए, 120 पहले लग चुका था, 20 और लग गया तो कितना हो गया, 140। फिर इसमें से लेस कर देते हैं स्क्रैप और सॉल्वेज वैल्यू ऑफ ओल्ड मशीन। अब होता क्या है, सपोज आप ये मशीन खरीद रहे हो, नहीं तो आप पुरानी मशीन जो यूज कर रहे थे उसे आप सेल कर रहे हो स्क्रैप में, सॉल्वेज वैल्यू में। सपोज वो 10,000 में सेल हो रही है, तो अभी आपको 140 चाहिए था, जिसमें आपको पता 10 तो हमारी इस मशीन से आ जाएंगे, तो अब हमें नेट कितना चाहिए, 130। 140 में 10,000 तो पुरानी मशीन से आ ही रहा है ना पैसा, तो कितना चाहिए, 130। तो वही नॉर्मल इनिशियल इन्वेस्टमेंट होता है। एक और चीज लेस करते, डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। कई बार जैसे इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल होता है तो हम ऐड करते हैं, कई बार डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल भी हो सकता है। सपोज पहले वर्किंग कैपिटल जो बिजनेस में चाहिए थी वो हमें ज्यादा चाहिए, अब ये प्रोजेक्ट शुरू होने से वर्किंग कैपिटल डिक्रीज हो गया, तो वो तो बेनिफिट है, बचत होगी, सेविंग हो गई, तो वो आपका इसमें से लेस हो जाता है, डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। ठीक है, बाकी मैक्सिमम क्वेश्चन में आपकी इंक्रीज ही आएगा। अब ये सब ऐड करने के बाद ये लेस करेंगे तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट यानी कैश आउटफ्लो आ गया। ये मैंने अभी पहला स्टेप बताया है इनिशियल इन्वेस्टमेंट का, ठीक है। सेकंड, फिर इसमें आता है आपका नेट एनुअल कैश इनफ्लो। तो उससे पहले आप ये चीज लिख लीजिए, क्योंकि ये बेस है, ये बेस है, आपको हमेशा आपके पास रहना चाहिए। कभी भी कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगी तो आप यहां आके चेक कर सकते हैं कि भाई हाँ क्या स्टेप्स था, तो वो स्टेप्स को अगर अपन देखेंगे तो वो आपका फिर क्लियर हो जाएगा। तो एक बार आप इसे कॉपी कीजिए, फिर अपन इसमें सेकंड और थर्ड ये भी देखते हैं। कॉपी कर लीजिए एक बार। चलिए आगे इसमें देखिए, फर्स्ट मैंने आपको 3 टर्म्स बताई। फर्स्ट इनिशियल इन्वेस्टमेंट, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। सेकंड मैंने आपको बताया था नेट एनुअल कैश इनफ्लो। अब नेट एनुअल कैश इनफ्लो जो है वो मैंने आपको बताया था सबसे इंपॉर्टेंट होता है इस चैप्टर में, वहीं पर सबसे ज्यादा दिक्कत आती है। और नेट कैश इनफ्लो के आगे देखिए मैंने क्या लिखा था, उसका क्या मतलब होता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन। अब ये कैसे कैलकुलेट करते हैं तो ध्यान से देखिएगा। ये एक तो इसमें भी 2 तरीके के क्वेश्चन होते हैं, एक तो न्यू प्रोजेक्ट और एक रिप्लेसमेंट प्रोजेक्ट। न्यू प्रोजेक्ट तो मतलब बिल्कुल नया प्रोजेक्ट है, अपना स्टार्ट कर रहे हैं। रिप्लेसमेंट का मतलब होता है हम पुरानी मशीन या पुराने प्रोजेक्ट को रिप्लेस करके नई मशीन परचेज कर रहे हैं। तो उन दोनों में
एनुअल कैश इनफ्लो निकालने का अलग अलग तरीका होता है, वो क्वेश्चन में आपको नजर आ जाएगा कि हमें क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। चलिए देखिए, नया प्रोजेक्ट का आपको एनुअल सेल्स गिवन हो सकती है क्वेश्चन में, उसमें से लेस करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होंगे जो आपको गिवन होंगे, चाहे फिक्स कॉस्ट हो या वेरिएबल कॉस्ट हो, सब लेस हो जाएगा। और इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, मतलब डेप्रिसिएशन भी लेस हो जाएगा। सारे एक्सपेंसेस, प्रॉफिट कैसे निकलता है, सेल्स में से ऑल एक्सपेंसेस जब लेस करेंगे तभी तो आएगा। तो वो लेस करने पे इनकम बिफोर टैक्स आ रहा है आपके। अब इनकम बिफोर टैक्स में से आप लेस करोगे इनकम टैक्स, तो ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इनकम आफ्टर टैक्स बोलो या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। इसमें अगेन देखिए, डेप्रिसिएशन हम ऐड करेंगे, क्योंकि मैंने बताया था प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन, तो आपको ये जो डेप्रिसिएशन ऊपर हमने माइनस किया था, यहां डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे तो नेट कैश इनफ्लो आया। तो हमेशा आप सारे एक्सपेंस लेस करोगे तो डेप्रिसिएशन भी लेस कर दोगे, तो ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा। फिर टैक्स लेस किया तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा, फिर डेप्रिसिएशन ऐड करना पड़ेगा, तो हमारे नेट कैश इनफ्लो आता है। अब एक सवाल उठ रहा होगा आपके मन में कि भाई डेप्रिसिएशन पहले आपने लेस किया, बाद में ऐड किया, तो आप लेस ही नहीं करते, तो ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसा क्यों किया? तो देखिए, इसका पर्पस है ये टैक्स। कॉमन सेंस लगाइए, अगर आप यहां डेप्रिसिएशन लेस नहीं करते तो ये प्रॉफिट आपका क्या होता, ज्यादा शो होता, और प्रॉफिट ज्यादा शो होता तो आपको टैक्स भी क्या देना होता, ज्यादा। तो टैक्स बेनिफिट के लिए डेप्रिसिएशन अलाउड एक्सपेंसेस होता है इनकम टैक्स में, इसलिए आप पहले डेप्रिसिएशन माइनस करोगे ताकि आपका प्रॉफिट थोड़ा क्या हो जाए, कम। टैक्स देंगे और टैक्स देने के बाद डेप्रिसिएशन दोबारा क्या करेंगे, प्लस। तो ये आपका नेट कैश इनफ्लो निकला है, ठीक है। तो ये नेट कैश इनफ्लो का ध्यान रखना, ये प्रोसेस। अब इसमें थोड़ा सा मैं आपको कहता हूं, कई बार क्वेश्चन में ये गिवन हो जाता है। अब इसका मतलब क्या है, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, तो प्रॉफिट है लेकिन बिफोर डेप्रिसिएशन टैक्स, तो आप इसमें से लेस क्या करोगे, पहले डेप्रिसिएशन। तो ये आपका, इसको मैं थोड़ा सही लिख देता हूं ताकि आप इसको कॉपी कर लें, ये बहुत काम आने वाला होता है। प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स ऐसे लिखा होता है, तो फिर आप इसमें से लेस करते हैं पहले डेप्रिसिएशन, तो ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है। फिर इसमें से आप लेस करेंगे टैक्स, तो ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। फिर इसमें अगेन डेप्रिसिएशन क्या करेंगे, प्लस, तो ये आपका CI, शॉर्ट में लिख रहा हूं, कैश इनफ्लो आ जाएगा, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में वो क्या होगा, घुमाएगा। कई बार तो आपको क्या गिवन होगा, ये गिवन होगा, तो हम ये पूरा प्रोसेस करेंगे। कई बार प्रॉफिट बिफोर टैक्स गिवन होगा, तो आप टैक्स लेस करके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालोगे, फिर इसमें डेप्रिसिएशन ऐड कर दोगे, तो ये आ जाएगा। कई बार प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही गिवन होगा क्वेश्चन में, तो केवल और केवल डेप्रिसिएशन क्या करना है, ऐड करना है, तो ये कैश इनफ्लो निकल जाएगा। कई बार क्वेश्चन में डायरेक्ट कैश इनफ्लो गिवन होगा, तो कुछ नहीं करना है। तो ये ध्यान रखिएगा, हमें क्वेश्चन में कौन सी इंफॉर्मेशन गिवन है। सबसे ज्यादा जो गलती होती है बच्चों से, वो यहीं पर होती है। वो ये नहीं देखते जल्दबाजी में कि हमें कौन सा प्रॉफिट गिवन है। कैपिटल बस्टिंग है, पढ़ोगे आप एक्सपर्ट हो जाओगे, अरे ये तो मुझे आता है, लेकिन जल्दबाजी में आपने ये नहीं देखा कि आपको कौन सी इंफॉर्मेशन गिवन थी। डेप्रिसिएशन ऐड करना था, लेस करना था, टैक्स लेस करना था, नहीं करना था, वो सब ध्यान रखना होता है। तो ये थोड़ा ध्यान से लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। चलिए, ये तो हो गया न्यू प्रोजेक्ट का। अगर एनुअल कैश इनफ्लो रिप्लेसमेंट वाला प्रोजेक्ट होगा तो कैसे निकलेगा, उसमें आपको क्वेश्चन में इंफॉर्म गिवन होगी, आप पहले मशीन यूज करते थे, अब नई मशीन परचेज कर रहे हो, या सपोज आप पहले जो वर्क है लेबर से करते थे, लेबर के थ्रू काम करते थे, अब आप लेबर के थ्रू नहीं मशीन के थ्रू काम कर रहे हैं, तो वो सब रिप्लेसमेंट वाला केस होता है। वहां आपको एस्टिमेटेड सेविंग्स गिवन होंगी, मतलब हम जो पहले मशीन यूज कर रहे थे या पहले जो हमारा काम चल रहा था उसमें एक्सपेंसेस कितना हो रहा था,
अब जो हम नई मशीन परचेज कर रहे हैं तो सेविंग्स कहाँ कहाँ होंगी, तो जैसे सेविंग इन डायरेक्ट वेजेस, सपोज पहले वेजेस ज़्यादा लगती थी अब वेजेस कम लगेगी तो सेविंग हो गई। एक सेविंग इन स्क्रैप, सपोज पहले स्क्रैप या वेस्टेज ज़्यादा होता था आपका, अब नई मशीन है, नई टेक्नोलॉजी है, स्क्रैप या वेस्टेज कम हो रहा है तो वो भी हमारी सेविंग है। मैंने कहा ये सब हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, तो जो भी सेविंग गिवन होगी क्वेश्चन में ऐड कर देंगे। फिर एस्टिमेटेड एडिशनल कॉस्ट, अब सपोज पुराना जो अपन मशीन यूज कर रहे थे उसमें कुछ कॉस्ट कम लग रही थी, अब एडिशनल ज्यादा लग रही है, जैसे एडिशनल कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस, मेंटेनेंस का कॉस्ट ज़्यादा लग रहा है, एडिशनल कॉस्ट ऑफ सुपरविजन उसका कॉस्ट ज़्यादा लग रहा है, एडिशनल कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल उसका कॉस्ट ज़्यादा लग रहा है। एक एडिशनल डेप्रिसिएशन आप जरूर ध्यान रखिएगा, पुरानी मशीन है उस पर डेप्रिसिएशन नॉर्मल कम लगेगा क्योंकि उसकी वैल्यू कम हो चुकी होगी। नई मशीन परचेज करोगे तो उस पर डेप्रिसिएशन क्या लगेगा, ज़्यादा। सपोज पुरानी पे 20,000 डेप्रिसिएशन लग रहा था और नई पे 50,000, तो एडिशनल कितना लग रहा है, 30,000। दोबारा सुनिए, पुरानी पे 20 लग रहा था, नई पे 50 लग रहा है, तो डिफरेंस कितना आ रहा है, 30। वो होता है एडिशनल डेप्रिसिएशन, वो भी लिखेंगे। इसके बारे में क्वेश्चन में कहीं होगा नहीं, हमें खुद ध्यान रखना पड़ेगा एडिशनल डेप्रिसिएशन। अब ये सारी सेविंग्स ऐड कर दी, ये सारे एडिशनल कॉस्ट ऐड कर दिए। सेविंग में से कॉस्ट ए में से बी माइनस किया तो सेविंग बिफोर टैक्स आ गया। अब इसमें से इनकम टैक्स लेस करोगे तो नेट सेविंग आफ्टर टैक्स आ गया। अब कैश इनफ्लो के लिए मैंने कहा था हमको डेप्रिसिएशन दोबारा ऐड करना पड़ेगा, यहां पर भी किया था ना, ये रहा। तो ये जो एडिशनल डेप्रिसिएशन जो था पहले तो हमने इसमें से ये लेस किया था ना, अब वो वापस ऐड करेंगे, वही 30,000 जो मैंने बताया था। तो ये आपका आ जाएगा नेट कैश इनफ्लो, ये वाला। तो क्वेश्चन जो है वो दो तरह के आते हैं, एक न्यू प्रोजेक्ट के और एक रिप्लेसमेंट प्रोजेक्ट का। न्यू प्रोजेक्ट का आएगा तो कैश इनफ्लो ऐसे निकालेंगे, अगर रिप्लेसमेंट प्रोजेक्ट का होगा तो कैश इनफ्लो ऐसे निकालेंगे। और कई बार मैंने कहा कैश इनफ्लो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा तो निकालने की जरूरत ही नहीं होगी, ठीक है, फिर डायरेक्ट अपन आगे की टेक्निक्स यूज कर लेंगे। तो ये आपका दूसरा एनुअल नेट कैश इनफ्लो हो गया। अब बात आती है आपके टर्मिनल कैश इनफ्लो। तीन बताए थे ना मैंने, एक तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट, एक एनुअल कैश इनफ्लो और एक टर्मिनल कैश इनफ्लो। टर्मिनल कैश इनफ्लो मैंने कहा था सपोज मशीन की लाइफ 8 ईयर है, तो आफ्टर 8 ईयर 8 साल बाद आप जब उस मशीन को बेचोगे कुछ पैसा तो मिलेगा, जिसे हम स्क्रैप वैल्यू बोलते हैं या सॉल्वेज वैल्यू बोलते हैं। तो देखिए टर्मिनल कैश इनफ्लो, एक तो एस्टिमेटेड सॉल्वेज और स्क्रैप वैल्यू, एक वर्किंग कैपिटल रिलीज्ड। अब वर्किंग कैपिटल रिलीज्ड कौन सा होता है, आपको मैंने जब इनिशियल इन्वेस्टमेंट बताया था तो उसमें ऐड किया था अपन ने इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड। वो वर्किंग कैपिटल एडिशनल रिक्वायर्ड था क्योंकि हमने न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था। अब प्रोजेक्ट मैं कह रहा हूं फिनिश हो रहा है, तो वो जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट थी वो अब नहीं रहेगी, तो वहां पर डिक्रीज हो जाएगा, तो वो चीज होता है वर्किंग कैपिटल रिलीज्ड, ठीक है। अच्छा, अब ये दोनों, तो ये इसमें दो ही चीजें आती है, एक तो स्क्रैप या सॉल्वेज, एक वर्किंग कैपिटल। दोनों को ऐड करोगे तो टर्मिनल कैश इनफ्लो आता है। ये तीन कैश फ्लोज का हमने डिटेल पढ़ा, ये सबसे इंपॉर्टेंट था, बेस था। अब इसके बाद हमें डिसीजन लेना है, तो डिसीजन लेने के लिए आपके अलग अलग यहाँ टेक्निक्स है। देखो टेक्निक्स ऑफ कैपिटल बस्टिंग, नाम मैंने यहाँ लिख दिए हैं, डिटेल अभी हम फिर उसका देखेंगे, उसमें फॉर्मूले हैं अलग अलग, वो डिस्कस करेंगे। नाम देख लीजिए, ट्रेडिशनल मेथड और एक डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स, दो हिस्सों में बांट दिया। ट्रेडिशनल में हम देखेंगे पे बैक पीरियड मेथड, पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी मेथड, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड। तो तीन जो ये हैं ये तो ट्रेडिशनल मेथड है, डिटेल अभी हम देखेंगे। डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक में तीन है, एक तो नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न यानी IRR मेथड। ये 6 नॉर्मल मेथड पूछे जाते हैं,
उसके अलावा कुछ एडवांस टेक्निक्स और हैं, लेकिन उसके क्वेश्चंस आपके फिलहाल नहीं आते हैं। तो ये आपने को 6 करने। अच्छा, क्वेश्चन में भी पूरे 6 के 6 मेथड एक साथ नहीं पूछते, वो कोई एक मेथड पूछ लेगा, 2 पूछ लेगा, ज्यादा से ज्यादा 3 मेथड पूछ लेगा, ठीक है। लेकिन हमें आने सभी चाहिए। जब हम इसमें आगे क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें अपन इंडिविजुअल भी देखेंगे कि इंडिविजुअल क्वेश्चन क्या क्या है, फिर कंबाइंड क्वेश्चंस भी देखेंगे जिसमें सारे मेथड अपन डिस्कस करेंगे। हालांकि पेपर में चांसेस कम होता है सारे मेथड पूछने का, फिर भी हम करेंगे ताकि ओवरऑल आपको पता चल जाए। तो एक बार आप इसे कॉपी कर लीजिए। मैंने फिर कहा था ये बेस है, कभी भी प्रॉब्लम हो तो इसमें आके देख लीजिएगा, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो इसको अच्छी तरह से अच्छी हैंड राइटिंग, जैसे मैंने पेन यूज किए ना, रेड है, ठीक है, ब्लैक है, येलो, तो इस तरह से सुंदर सुंदर काम कीजिए ताकि आप जब भी आप उसको पलट के देखें तो आपका भी उसको देखने की इच्छा हो, ठीक है। तो या तो आप स्क्रीनशॉट लेके आराम से लिख लीजिए, पॉज करके इसको आप लिख लीजिए एक बार। अब इसकी जो टेक्निक्स हैं उनका हम डिटेल में, पहले मैंने केवल नाम बताए थे, अब इसको डिटेल में हम देख रहे हैं। देखिए समझिएगा। और सबसे पहले मैंने ट्रेडिशनल में 3 मेथड बताए थे, तो वो हम डिस्कस कर रहे हैं। पे बैक पीरियड मेथड, पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी, और एक एवरेज रेट ऑफ रिटर्न ARR, ठीक है। 3 मेथड हम यहां डिस्कस कर रहे हैं ट्रेडिशनल वाले। चलिए सबसे पहले पे बैक पीरियड। अब आप नाम से सुनिए, जो हम पे कर रहे हैं वो कितने पीरियड में बैक हो रहा है। पे कौन सा करते हैं हम, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, वो कितने पीरियड में रिकवर हो रहा है वो हमें निकालना होता है, उसे ही बोलते हैं पे बैक पीरियड। देखिए फॉर्मूला इसका होता है इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एनुअल कैश इनफ्लो। फॉर एग्जांपल, सपोज आपने कहीं 1 लाख रुपीज इन्वेस्टमेंट किया है, हर साल आपको एनुअल कैश इनफ्लो 20,000 है। अब मैं पूछ रहा हूं कि बताइए वो 1 लाख आपको कितने ईयर में रिकवर होगा। तो आप 1 लाख में डिवाइडेड बाय 20,000 करोगे, हर साल 20,000 आ रहा है, तो 5 ईयर आपका आंसर होगा, वही पेबैक पीरियड होता है। तो नॉर्मल कोई पूछे पेबैक पीरियड का फॉर्मूला I/C, इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एनुअल कैश इनफ्लो को शॉर्ट में लिखते हैं। लेकिन ये फॉर्मूला तभी पॉसिबल है when cash inflows are equal। मैंने एनुअल कैश इनफ्लो 20,000 बोला, इसका मतलब हर साल 20,000 होगा, तभी ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। अगर कैश इनफ्लो when cash inflow are not equal नहीं है तो ये पॉसिबल नहीं होगा। फॉर्मूला जो अपना I/C है, तो उसमें एक ये लंबा चौड़ा मैंने फॉर्मूला लिखा जरूर है, लेकिन ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ये जब अपन क्वेश्चन करेंगे तो अपन वैसे ही समझ लेंगे कि भाई अपना जो 1 लाख रुपीज या कुछ भी इन्वेस्टमेंट था वो कहाँ रिकवर हो रहा है। ये फॉर्मूला नॉर्मल बनाया है, कंप्लीटेड ईयर बिफोर पेबैक ईयर प्लस इसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस करेंगे कैश इनफ्लो इन कंप्लीटेड ईयर डिवाइडेड बाय कैश इनफ्लो इन पेबैक पीरियड, ठीक है, पेबैक ईयर जो है उसके अंदर। हालांकि मैंने कहा ये फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं है। मैं बता रहा हूं जब अपन क्वेश्चन करेंगे तो बहुत इजी है, हमें केवल ये देखना है कि हमने जो ये इन्वेस्टमेंट किया है वो कितने साल में बैक हो रहा है, ठीक है। तो उसमें क्यूमुलेटिव करना पड़ता है कैश इनफ्लो को, और एक प्रोसेस होती है, ठीक है। फिर भी मैंने एक फॉर्मूला लिख दिया है, आपको याद करने की फिर कह रहा हूं जरूरत नहीं है इसे, ठीक है। फिर दूसरा पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी। पोस्ट पेबैक पीरियड तक तो आप केवल जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, कॉस्ट है, उसी को रिकवर करते हो, प्रॉफिट तो उसके बाद में ही होगा। तो ये इनडायरेक्टली आपको प्रॉफिट ही पूछ रहा है। देखिए पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी मतलब पे बैक पीरियड के बाद कितना प्रॉफिट हुआ। तो सिंपल, जो आपका टोटल कैश इनफ्लो इन लाइफ है इंक्लूडिंग स्क्रैप वैल्यू में लिख रहा हूं क्योंकि वो भी आपका कैश इनफ्लो होता है। अब यहां मैंने केवल स्क्रैप लिखा है, लेकिन एक्चुअल में इसमें टर्मिनल कैश इनफ्लो आता है, बताया था ना लास्ट में, टर्मिनल जिसमें वर्किंग कैपिटल भी आता है। तो वो दोनों चीजें मैंने केवल स्क्रैप लिखा है, लेकिन आप ध्यान रखना, ठीक है। इंक्लूडिंग स्क्रैप टोटल कैश इनफ्लो माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट, तो प्रॉफिट आ जाएगा।
भाई हर साल आपको कितना कैश इनफ्लो हो रहा है वो ऐड कर दो, लास्ट में जो टर्मिनल कैश इनफ्लो आ रहा है वो भी ऐड कर दो, तो वो तो टोटल कैश इनफ्लो निकल गया, और उसमें माइनस क्या कर दो, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, तो प्रॉफिट आ जाएगा। तो नॉर्मल हमें यही फॉर्मूला यूज करना है। लेकिन एक फॉर्मूला ये भी बुक में दिया हुआ है और इससे भी सॉल्व किया हुआ है, एनुअल कैश इनफ्लो। हर साल जो कैश इनफ्लो हो रहा है वो अगर इक्वल है तो ये लगेगा, वो लिखोगे माइनस टोटल लाइफ इनटू टोटल लाइफ माइनस पेबैक पीरियड। देखो टोटल लाइफ में से पेबैक पीरियड माइनस कर दिया, क्योंकि पेबैक पीरियड तक तो हम कॉस्ट ही रिकवर करेंगे, प्रॉफिट तो उसके बाद होगा। सपोज ये लाइफ है 8 ईयर और 5 ईयर पेबैक पीरियड है, तो 8 में से 5 हटा दो तो हमारे प्रॉफिट के तो अगले 3 साल ही हैं, तो वो 3 साल को कैश इनफ्लो से मल्टीप्लाई करोगे, प्लस फिर इसके स्क्रैप वैल्यू या जो वर्किंग कैपिटल टर्मिनल बताया था मैंने कैश इनफ्लो वो ऐड कर देते हैं। लेकिन आप ये फॉर्मूला हमेशा यूज करना, इसे करने की जरूरत नहीं है ये हमेशा, क्योंकि ये फॉर्मूला जो है जब कैश इनफ्लो अगर इक्वल नहीं होगा तो अप्लाई नहीं हो पाएगा, ये वाला तो हमेशा अप्लाई हो सकता है। ठीक है, तो ये वाला करेंगे, ये मैं अभी केवल समझा रहा हूं, जब अपन क्वेश्चन करेंगे तो ये और समझ में आ जाएंगे आप। ठीक है, फिर एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, इसका फॉर्मूला है एवरेज एनुअल प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100। अब एक एवरेज इन्वेस्टमेंट का एक फॉर्मूला और है यहाँ, इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस स्क्रैप डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया, प्लस वर्किंग कैपिटल अगर क्वेश्चन में है तो ये एवरेज इन्वेस्टमेंट होता है, वो यहां अप्लाई करते हैं। फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखिएगा, हम टोटल फर्स्ट सेकंड थर्ड और 3 और मेथड देखेंगे, तो टोटल 6 मेथड होंगे हमारे। उसमें से ये थर्ड नंबर वाला ARR केवल एक ऐसा फॉर्मूला है जिसमें हम कौन सा प्रॉफिट लेते हैं, आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। क्वेश्चन ये जो मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था उसमें शुरू में बोला था हम कैश इनफ्लो यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, कैश इनफ्लो। और कैश इनफ्लो का मतलब क्या बताया था, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन। हम डेप्रिसिएशन हमेशा क्या करते थे, ऐड, इसमें डेप्रिसिएशन लास्ट में ऐड नहीं करना है। जैसे मैंने बताया था प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स होता है, इसमें से सबसे पहले आप डेप्रिसिएशन लेस करते हो तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है, फिर इसमें से टैक्स लेस करते हो तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है, फिर इसमें ऐड करते हैं डेप्रिसिएशन तो हमारा कैश इनफ्लो, ये बताया था मैंने। अब हर फॉर्मूले में कैश इनफ्लो ही यूज करेंगे, केवल ये एक ऐसा फॉर्मूला है जिसमें हम ये वाला प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यूज करेंगे, केवल थर्ड वाला ARR। इसमें हमें अगेन डेप्रिसिएशन ऐड नहीं करना है। टोटल जो 6 हैं उसमें जो 5 मेथड अपन पढ़ने वाले हैं उसमें कैश इनफ्लो ही यूज होगा, लेकिन ये एक ऐसा फॉर्मूला है ये वाला जिसमें हम कैश इनफ्लो नहीं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, देखिए प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन टैक्स, मतलब डेप्रिसिएशन भी लेस है टैक्स भी लेस है, तो ये वाला यूज करते हैं यहाँ। ये थोड़ा सा आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। ARR, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न भी बोलते हैं उसमें। तो ये 3 मेथड तो अपने जो हैं वो कौन से हैं, ट्रेडिशनल। ठीक है, फिर अगेन 3 आपके आते हैं कौन से, डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक। देखिए वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो रहा है, अगर आप बोर हो जा रहे हैं कि भाई हाँ ठीक है बहुत पढ़ लिया, तो एक बार स्टॉप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आगे का जो फिर आप बाद में देख लीजिएगा जब बीच हो। पूरा मैंने एक साथ इसलिए बनाया है ये कि आपको फर्दर फर्स्ट पार्ट फिर सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट ऐसे नहीं जाना पड़े, आपको एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट मटेरियल मिल जाए, आप उसे स्टेप में खुद देख सकते हैं। आपने कुछ अभी देख लिया कुछ बाद में, और इनको प्रॉपर लिख लिया, ताकि एक वीडियो आपने सेव कर लिया वो आपके लिए कंप्लीट कैपिटल बस्टिंग को कवर करेगा, कहीं कुछ जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो एक बार आप इसको भी कॉपी कर लीजिए, फिर हम लास्ट जो 3 मेथड है उन्हें और डिस्कस कर लेते हैं। चलिए अब अपन लास्ट जो 3 मेथड्स हैं उन्हें भी इसके अंदर डिस्कस कर लेते हैं। ये आपका ट्रेडिशनल है, अब इसकी जगह अपन डिस्काउंटेड कैश फ्लो
टेक्निक्स जो हैं वो यूज कर रहे हैं। लास्ट इसमें डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक, डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स में भी मैंने आपको 3 बताए थे। एक नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स और प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स मेथड, एक इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड। ठीक है, अब इनके फॉर्मूले देखिए। नेट प्रेजेंट वैल्यू, इसको शॉर्ट में एनपीवी बोलते हैं। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, पीवी है ना, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक या प्रेजेंट वैल्यू, ये क्या चीज है? देखिए क्या होता है, पहले ट्रेडिशनल मेथड में आपने कुछ चीज मिस की थी, जो इस मेथड में उसको करेक्ट किया गया है कि उस चीज को भी कंसीडर करना चाहिए। वो क्या? फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, आपने कहीं 1 लाख रुपीज इन्वेस्टमेंट की, हर साल आपको 20,000 कैश इनफ्लो हो रहा है, तो 5 साल में आपने कहा मेरा पैसा रिकवर हो गया, मैंने 1 लाख रुपए लगाया था और मुझे 20,000 करके 5 साल में मिल गए। लेकिन वहां एक प्रॉब्लम है, 1 लाख रुपीज आपने कब इन्वेस्टमेंट किए थे? शुरुआत में, इनिशियली, और ये 20,000 करके आपके पास कब रिकवर हो रहे हैं? 5 सालों में। अरे तो इंटरेस्ट का तो लॉस हो गया ना। इसे 1 लाख को कहीं इन्वेस्टमेंट करते तो आपको इंटरेस्ट ही आता, बैंक में डिपॉजिट करवाते। या फिर हम ये देखें कि इस 1 लाख रुपीस को हमने कहीं से लिया था तो उसकी कॉस्ट भी तो लग रही है, उस पर इंटरेस्ट भी तो लग रहा है, तो कॉस्ट ही रिकवर नहीं हुई। तो वहां पर फिर हम क्या करते हैं, यहां कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एक चैप्टर हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिस्कस किया है कि ये जो 1 लाख रुपीस हम कैपिटल कहीं से लाए हैं तो उसकी भी तो कॉस्ट लग रही है, तो वो तो एटलीस्ट रिकवर होनी ही चाहिए, तो उसको यहां कंसीडर नहीं किया। तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहां पर डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल 20,000 एक तो मेरे पास आज की तारीख में आ रहे हैं, एक 20,000 मेरे पास 1 साल बाद आएंगे, तो आपके लिए बेनिफिट कौन सा है? अभी वाला, क्या भाई अभी दे दो 20,000। क्यों? इस 20,000 को कहीं इन्वेस्टमेंट करोगे तो क्या होगा, इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, प्रॉफिट जनरेट होगा कि नहीं होगा। तो आप क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने 10,000 रुपीज बैंक में डिपॉजिट करवाए 1 साल के लिए सपोज, तो विद इंटरेस्ट ये सपोज हो गया 10,900 हो गया सपोज ही, ठीक है। अब ये हमारी प्रेजेंट वैल्यू होती है और 1 साल बाद इसकी जो ये वैल्यू है इसे हम फ्यूचर वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्यूचर वैल्यू, 1 साल बाद की। अब ये फ्यूचर वैल्यू और इसकी प्रेजेंट वैल्यू अगर मैं बोलूं तो वो क्या है, 10,000, तो हमेशा प्रेजेंट वैल्यू जो होगी वो कम होगी। तो ऐसे ही आपको जो क्वेश्चन में कैश इनफ्लो होगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो जैसे फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए हम इंटरेस्ट ऐड करते हैं, डिस्काउंटेड वैल्यू या प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए इंटरेस्ट क्या करना पड़ेगा, लेस। इसमें से 900 लेस करेंगे तभी तो आएगा। तो ध्यान रखना, प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू जो फ्यूचर में हमें रिसिप्ट होने वाली है उसमें इनकम ऐड होती है, इंटरेस्ट ऐड होता है। और अगर प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं तो हम रिवर्स चल रहे हैं, इंटरेस्ट क्या कर रहे हैं, माइनस। तो प्रेजेंट वैल्यू का आप ये ध्यान रखिएगा कि आपको हर ये जो कैश इनफ्लो गिवन होगा उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना होगा। एक प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो अपलोड करूंगा, वहां आप देखिएगा, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू का आप हेडिंग से समझ जाएंगे। प्रेजेंट वैल्यू निकालने का तरीका है बिल्कुल इजी, कैलकुलेटर अलाउड है, आप 2 मिनट में कर लेंगे सारा काम, ठीक है। बस प्रेजेंट वैल्यू निकालना है आपको, और जो प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो का प्रेजेंट वैल्यू निकाल के माइनस करना है इनिशियल इन्वेस्टमेंट। एक प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स या प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स में प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो जैसे पहले निकालोगे वही रहेगा, उसमें डिवाइड करना है इनिशियल, इसमें माइनस किया था इसमें क्या करना है, डिवाइड, बस इतना सा अंतर है।
इसमें माइनस किया था इनिशियल इन्वेस्टमेंट, इसमें डिवाइड। लेकिन एक चीज और ध्यान रखिएगा, कई बार नेट प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स बोल देता है। ये प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स है, ये क्या है, नेट प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स, या इसे प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स बोलते हैं, इसे नेट प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स बोलते हैं। उस केस में नेट प्रेजेंट वैल्यू नहीं लिखोगे, नेट प्रेजेंट वैल्यू जो पहले वाले फॉर्मूले में निकाला था ना एनपीवी, वो लिखेंगे, फिर डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक है, ये आपका सेकंड था प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। लास्ट इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, इसका फॉर्मूला है आपका एलडीआर लोअर डिस्काउंट रेट, P1 प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो एट लोअर डिस्काउंट रेट, O इनिशियल इन्वेस्टमेंट, P1 हम देख चुके प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो एट लोअर डिस्काउंट रेट, P2 प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो एट हायर डिस्काउंट रेट, और हायर डिस्काउंट रेट माइनस लोअर डिस्काउंट रेट। अब ये क्या चीज है, सुनो, जब भी क्वेश्चन में IRR इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न पूछे तो हमारे दिमाग में दो रेट क्लिक होनी चाहिए, हायर डिस्काउंट रेट और एक लोअर डिस्काउंट रेट, हायर डिस्काउंट रेट और लोअर डिस्काउंट रेट। और जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के कंपनी जो एक्चुअल में अर्न कर रही है वो किस रेट से अर्न कर रही है वो हम यहां निकाल रहे हैं, तो वो हमेशा रेट हायर डिस्काउंट रेट और लोअर डिस्काउंट रेट के बीच में आएगी। अब इसमें कई बार क्वेश्चन में आपको 3-4 रेट गिवन होती है, हम उसके बेसिस पे बीच की कोई एक रेट अपन पहले ले लेंगे, उस पे प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे और चेक करेंगे कि फिर हमें हायर जाना है या लोअर जाना है। क्यों? क्योंकि ये जो इनिशियल O यानी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, इसके अंदर आपको ये चेक करना होता है कि लोअर डिस्काउंट रेट से जब कैश इनफ्लो निकालोगे आप, ये प्रेजेंट वैल्यू ये वाली, ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट पे ज्यादा होती है, और ये जो P2 निकालेंगे ये इन्वेस्टमेंट से लो होती है। अब इनिशियल इन्वेस्टमेंट से एक हायर और एक लोअर मिल जाएगा, उसे हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो ये जब अपन क्वेश्चन करेंगे ना प्रॉपर तो आपको समझ में आएगा। तो ये जब अपन एक लेंथी क्वेश्चन करने वाले हैं अब आगे, जिसके अंदर इंडिविजुअल ये देखेंगे, वहां प्रॉपर इसको समझने की कोशिश करना, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, सबसे ज्यादा जो कॉम्प्लिकेटेड होता है लेंथी वो यही मेथड है। कॉम्प्लिकेटेड का मतलब बहुत ज्यादा टफ नहीं है, इजी, बाकियों से थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। इसके अंदर किस तरह से अपन हायर और लोअर डिस्काउंट रेट सेलेक्ट करते हैं, फिर उन्हें किस तरह पुट करते हैं, ये प्रैक्टिकली जब अपन क्वेश्चन करेंगे जब देखेंगे। तो एक बार आप इसे लिख लीजिएगा, और लिखने के साथ ही आप शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा वीडियो को, चैनल को। क्यों? क्योंकि इससे आगे और इंटरेस्टिंग वीडियो आएंगे और बेनिफिशियल वीडियो आएंगे जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं, आपको, आपके फ्रेंड्स को। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि ये और बच्चों तक भी पहुंच सके और आपको और एडिशनल बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।